तो लास्ट क्लास में हमने डाउ थ्योरी डिस्कस किया था और लास्ट क्लास में हमने ये समझा था कि बेसिकली डाउ थ्योरी होती क्या है एंड डाउ थ्योरी को हम लोग मार्केट में यूज किस लिए करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली मार्केट को समझने का आपको एक व्यू पॉइंट देता है, बट टेक्निकल को समझने से पहले सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करती है। जब स्टॉक मार्केट के अंदर बेसिकली दो टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं ट्रेडर और एक होते हैं इन्वेस्टर। जब हम इन्वेस्टर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं फंडामेंटल की, यानी कि जहां पे हम कंपनी की वैल्यूएशंस के बारे में बात करते हैं। फंडामेंटल आपको ये बताता है कि अगर आपने किसी कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए अगर पैसा इन्वेस्ट करना है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी प्लानिंग ये होती है कि सर मेरे पास आज 10 लाख रुपए है, तो मैं चाहता हूं कि सर अपने 5 लाख रुपए को मैं इन्वेस्ट करूं और रेस्ट ऑफ 5 लाख रुपए से मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करूं। अगर मुझे उस 5 लाख रुपए को अगर इन्वेस्ट करना है तो कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है। अब आपको क्या करना है ये तो आपको समझता है, लेकिन आपको क्या नहीं करना है ये आपको फंडामेंटल बताता है। फंडामेंटल बेसिकली आपको कंपनी की वैल्यूएशंस के बारे में बताता है कि कौन से कंपनी के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, किस प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट करना है। जिस कंपनी पे आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं बेसिकली वो दो ही फैक्टर्स होते हैं। पहला, क्या वो कंपनी ओवर वैल्यूड है या फिर वो कंपनी अंडर वैल्यूड है। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर भी यही दो कॉन्सेप्ट काम करते हैं। जो फंडामेंटल है उसको हम लोग बोलते हैं लैगिंग फैक्टर, और जो टेक्निकल एनालिसिस है उसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग फैक्टर। फंडामेंटल को लैगिंग इसलिए बोला जाता है बिकॉज कंपनी की वर्किंग होने के बाद कंपनी के जब रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं तो हमें एक्चुअली पता चलता है कि शेयर का प्राइस कहां जाएगा। लेकिन रिजल्ट आने से पहले ही शेयर के प्राइस के ऊपर जो बिहेवियर आता है वो आप टेक्निकल एनालिसिस से समझते हैं। फंडामेंटल आपको रिजल्ट आने के बाद एक्चुअल में एक आपको एक क्लियर पिक्चर देगा कि भाई मार्केट में अब यहां से क्या हो सकता है या हमने क्या पोजीशन बनानी है। टेक्निकल आपको रिजल्ट आने से पहले ही आपको एक व्यू पॉइंट दे देता है कि भाई मार्केट का ओवरऑल जो सरेनियो है या ओवरऑल जो मार्केट का ट्रेंड है वो किस तरीके से रहने वाला है। तो मार्केट में हम चाहे फंडामेंटल यूज करें चाहे टेक्निकल यूज करें, बेसिकली हमारा दो ही पर्पस होता है इन दोनों को यूज करने का। तो फिगर आउट कि मार्केट अभी ओवर वैल्यूड है या फिर मार्केट अंडर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड का मतलब फंडामेंटल में ये होता है कि किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन जब की जाती है तो हर एक कंपनी की वैल्यूएशन करके सिर्फ एक 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 पर्टिकुलर एक थिंग को मेजर किया जाता है, जिसको हम उस कंपनी की एक्चुअल वैल्यू के नाम से जानते हैं या फिर जिसको फाइनेंस के लैंग्वेज में इंट्रिंसिक वैल्यू के नाम से जाना जाता है। इंट्रिंसिक वैल्यू इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द कंपनी, कि कंपनी की वैल्यूएशन के हिसाब से आज कंपनी का शेयर का भाव क्या होना चाहिए। कंपनी के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को देख करके, बैलेंस शीट को देख करके, कैश फ्लोज को देख करके, जर्नल लेजर को चेक करके वैल्यूएशन करने के बाद हमें पता चलता है कि भाई कंपनी की वैल्यूएशन के हिसाब से शेयर का भाव होना चाहिए था 500 रुपए का, बट शेयर का भाव ट्रेड कर रहा है 1000 रुपए के भाव पे। इसका मतलब क्या है कि भाव एक्चुअली 500 का होना चाहिए बट ट्रेड कर रहा है 1000 रुपए में, यानी कि ये कंपनी अपने एक्चुअल प्राइस से ओवर वैल्यूड है। लेकिन कंपनी की एक्चुअल वैल्यू तो 500 रुपए की है बट भाव ट्रेड कर रहा है 300 रुपए के भाव पे, तो इसका मतलब क्या है कि वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है। तो अगर मैंने, अब मेरे को पता है कि मेरे को क्या नहीं करना है, तो जो स्टॉक ओवर वैल्यूड है उनके ऊपर मेरे को पैसा निवेश नहीं करना है, बट मेरे को क्या करना है, तो जो कंपनी अपने एक्चुअल वैल्यू से सस्ते रेट पे ट्रेड कर रही है मुझे उनके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना है। तो फंडामेंटल तो आपको ये बताता है कि ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड स्टॉक को कैसे चेक किया जाए। टेक्निकल भी आपको ये बताता है कि कब एक स्टॉक ओवर वैल्यूड होता है और कब एक स्टॉक अंडर वैल्यूड होता है। लेकिन इन टर्म्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमने मार्केट की एक थ्योरीज को समझना पड़ेगा। तो लास्ट क्लास में हमने समझा था कि भाई डाउ थ्योरी को क्यों स्टार्ट किया गया था एंड क्यों हम लोग डाउ थ्योरी को यूज करते हैं। बेसिकली जो चार्ल्स एस डाउ था उनका क्या कहना था कि भाई एक जो इंडस्ट्री है वो डिपेंडेंट होती है उसके ट्रांसपोर्ट के ऊपर। अगर एक इंडस्ट्री ग्रो हो रही है तो वो इंडस्ट्री इसलिए ग्रो हो रही है क्योंकि इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग किए हुए प्रोडक्ट को वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू मार्केट में सेल करती है। तो अगर वो ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करेगी तो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल नहीं कर सकती। तो उनका ये कहना था कि अगर इंडस्ट्री ग्रो होगी तो ट्रांसपोर्ट भी ग्रो होगा, और अगर इंडस्ट्री नीचे गिरेगी तो ट्रांसपोर्ट भी नीचे गिरेगा। तो इन दोनों के बीच में जब तक डायरेक्ट रिलेशन था तब तक तो वो मार्केट अच्छी थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भाई इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन जब उन्हें देखने को मिला, बेसिकली दोनों में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि दोनों में जो रिलेशन है वो डायरेक्ट होना चाहिए था, लेकिन जब इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन देखने को मिला तो चार्ल्स एस डाउ ने मार्केट को टोटल
7 मेजर प्रिंसिपल्स में कैटेगराइज किया, राइट। अब ये 7 प्रिंसिपल्स कौन कौन से थे जिनको मार्केट में यूज किया जाता है, और ये वो 7 प्रिंसिपल्स है। ये 7 प्रिंसिपल्स कब लिखे गए? जब दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन था। अगर दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता कि भाई इंडस्ट्री का डेटा अच्छा आया तो ट्रांसपोर्ट का डेटा भी अच्छा आया, लेकिन कई बार क्या होता कि इंडस्ट्री का डेटा अच्छा आने के बाद भी ट्रांसपोर्ट का डेटा नेगेटिव आता, या कई बार ट्रांसपोर्ट का डेटा अच्छा था तो इंडस्ट्री का डेटा नेगेटिव आ जाता। यानी कि जब दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन देखने को मिला तो चार्ल्स एच डाउ ने टेक्निकल एनालिसिस को 7 ब्रॉडर प्रिंसिपल्स में कैटेगराइज्ड किया। अब ये वो 7 प्रिंसिपल्स थे जिन 7 प्रिंसिपल्स को मार्केट में ट्रेडिंग के टाइम पे हम लोग यूज करते हैं। तो बेसिकली अब ये कौन कौन से वो 7 प्रिंसिपल्स है जिनको मार्केट में आज के टाइम पे हम लोग यूज करते हैं। एक सेकेंड गाइस। तो ध्यान देंगे। तो सबसे पहले चार्ल्स एस डाउ ने लास्ट क्लास में हमने ये समझा था कि सबसे पहले चार्ल्स एस डाउ ने मार्केट को 3 मेजर प्रिंसिपल्स में डिफाइन किया। कौन कौन से थे वो प्रिंसिपल? हाँ जी सर, एक तो सर मार्केट रिपीट इटसेल्फ, मार्केट हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, ठीक है सर अबे बदरगढ़। सबसे पहला प्रिंसिपल चार्ल्स एस डाउ ने दिया था जब डाउ थ्री को इन्वेंट किया गया था, तो उस टाइम पे 3 ही प्रिंसिपल्स मार्केट में डेवलप किए गए थे। फर्स्ट इज मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ एंड प्राइस मूव्स इन ट्रेंड। सबसे पहला प्रिंसिपल था कि हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ, यानी कि मार्केट में न्यूज के आने से पहले ही शेयर के ऊपर इंपैक्ट आ चुका होता है। जब तक न्यूज आपके पास आती है उस न्यूज का इंपैक्ट मार्केट पे पहले ही आ चुका होता है, और जब वो न्यूज आपके पास आती है तो वो न्यूज डिस्काउंटेड होती है, राइट। यानी कि इस न्यू मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग को चार्ल्स एस डाउ ने 2 पार्ट में डिवाइड किया, प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग और न्यूज डिस्काउंट एवरीथिंग। जब प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग की बात की जाती है तो मार्केट के अंदर न्यूज के आने से पहले ही शेयर के प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन आ रही है। इसका मतलब क्या है कि उस न्यूज आने से पहले जिस कंपनी से रिलेटेड वो न्यूज आई है उस कंपनी के पास इसकी पर्टिकुलर न्यूज पहले से ही होगी, राइट। एक कंपनी को ऑर्डर मिलने वाला है ये बात कंपनी को उस दिन नहीं पता होता है, पहले से ही पता होता है। तो कंपनी को पता है कि ऑर्डर हमें मिलने वाला है, तो जिस दिन कंपनी को वो ऑर्डर मिलने वाला था उस दिन कंपनी ने शेयर बाय किया, एंड जब कंपनी को वो ऑर्डर मिल गया तो 2 दिन के बाद वो न्यूज मार्केट में रिलीज की गई, पंपिंग की गई कि भाई कंपनी को इतने करोड़ का ऑर्डर मिला, और कंपनी का शेयर का भाव पिछले 2 दिन से ही बढ़ता जा रहा है। लेकिन आज न्यूज मार्केट में आ जाई तो लोगों को लगा कि भाई आज से शेयर का भाव बढ़ना स्टार्ट होगा, तो उस न्यूज को देख करके लोगों ने कंपनी के शेयर को बाय करना स्टार्ट किया। बट लोगों ने ये नहीं ध्यान दिया कि पिछले 2 दिन से शेयर का भाव क्यों बढ़ रहा है। तो जिन लोगों ने, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई शेयर का भाव ऑटोमेटिकली बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। हमें पता है कि मार्केट में 2 ही फैक्टर प्राइस को ड्राइव करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। तो जब तक डिमांड आएगी नहीं भाव बढ़ेगा कैसे, राइट। तो बॉटम से शेयर का भाव 200 रुपए से शेयर का भाव 300 रुपए पे चला गया, इसका मतलब क्या है कि बॉटम पे लोग बाय कर रहे हैं, राइट। तो पिछले 2 दिनों में ही शेयर के भाव ने 10-10% की मूव दिखाई, यानी कि 20% ऑलरेडी 2 दिन में बढ़ गया। एंड जब दूसरे दिन मार्केट में जब वो न्यूज आई तो मार्केट में जिन लोगों के पास शेयर ऑलरेडी बॉटम से बाय था वो टॉप पे क्या करेंगे, शेयर सेल करेंगे। लेकिन अगर मैं अपने शेयर को सेल करता हूं तो मार्केट में खरीदने वाला भी तो होना चाहिए। अब खरीदार मार्केट में कब आएंगे? भाई मैंने शेयर ऑलरेडी 100 रुपए के भाव पे मैंने 200 शेयर बाय कर रखे हैं, मैंने 10 लाख शेयर बाय कर रखे हैं। अब शेयर का भाव 100 रुपए से बढ़ करके 200 रुपए का हो गया। अब मैंने जो शेयर बाय किया था मुझे उसको बेचना है। अब मैं शेयर तभी बेच पाऊंगा ना जब कोई इसको खरीदने वाला आएगा। तो जब तक मार्केट में बायर आएंगे नहीं मेरे शेयर बिकेंगे नहीं। तो बायर मार्केट में कैसे लाए जाते हैं? मार्केट में न्यूज पंप करके, न्यूज डाल करके मार्केट में। जैसे आप में से कितने लोग सीएनबीसी आवाज देखते हैं या जी बिजनेस कभी देखा होगा? बेसिकली आपने अगर नोटिस किया हो तो जी बिजनेस पे या सीएनबीसी आवाज पे जो एंकर्स वगैरह होते हैं वो कई बार ऐसे स्टॉक्स का नाम लेते हैं जो स्टॉक्स आपने आज से पहले कभी नहीं सुना हुआ होगा, राइट। अब वो ऐसे स्टॉक्स का क्यों नाम लेते हैं? बेसिकली इनको बोलते हैं प्रमोटर होल्डर स्टॉक्स। ये जो प्रमोटर होल्डिंग स्टॉक्स होते हैं ये बेसिकली काम किस तरीके से करते हैं? अब एक स्टॉक है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना लेकिन वो आपको एडवाइस नहीं देते हैं। अब एक स्टॉक है, लेट्स सपोज XYZ।
XYZ शेयर का भाव चल रहा है अभी 40 रुपए का। आपने आज से पहले कभी XYZ लिमिटेड शेयर के बारे में नहीं सुना था। आज शेयर का भाई जैसे ही 40 रुपए का जब ट्रेड कर रहा था, तो न्यूज पे आपको दिखाएंगे कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं कि ये शेयर बहुत अच्छा है, कंपनी की वैल्यूएशन बहुत अच्छी है। आज ये शेयर 440 रुपए का चल रहा है, हमें लग रहा है कि एक साल के अंदर ये शेयर 400 रुपए तक जा सकता है। क्या उन्होंने ये बोला कि बाय करना है? नहीं, उन्होंने कंपनी के बारे में डिस्कशन किया और आपको एक व्यू पॉइंट दे दिया कि भाई 400 रुपए तक जा सकता है। अब आपके दिमाग में क्या आएगा? अगर गिर गया तो लॉस कितना? सिर्फ 40 रुपए का। लेकिन अगर 40 रुपए का शेयर बढ़ गया तो कहां तक जा सकता है? चलो 400 छोड़ो, 100 रुपए भी हो गया तो भी बहुत है। अब ये न्यूज मार्केट में जब वो सिर्फ डिस्कशन करते हैं और उसको देख करके लोग क्या करते हैं, 40 रुपए के भाव पे उस शेयर को बाय करना स्टार्ट करते हैं। उसकी डिस्कशन इसलिए की गई ताकि मार्केट में बायर्स को क्रिएट किया जाए, बायर्स को लाया जाए। एंड उस न्यूज को देख करके मार्केट में लोग क्या करते हैं, बाय करना स्टार्ट करते हैं। जैसे वो बाय करना स्टार्ट करते हैं तो जो प्रमोटर्स है वो अपनी होल्डिंग सारी क्या करता है, 40 रुपए के भाव पे बेचता है। और जैसे वहां से बेचता है, देखते देखते शेयर का भाव वहां से नीचे गिर जाता है। राइट? ऐसे मार्केट में बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। बेसिकली ये मिनी कैप और माइक्रो कैप शेयर्स होते हैं, यानी कि जो बहुत छोटी कंपनीज होती हैं, जो एसएमई ग्रुप्स की कंपनीज होती है। राइट? हमने भी ऐसा किया हुआ है। मैंने भी 2013 में, हमारी भी एक कंपनी थी जो कि बीएससी के एसएमई ग्रुप में लिस्टेड थे। राइट? मैं कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था, मैं डायरेक्टर नहीं था, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था। तो उस कंपनी के अंदर दो डायरेक्टर थे और मैं थर्ड था, जिसके पास कोई ऑनरशिप नहीं थी। बट मैं कंपनी को एक तरीके से एडवाइस देता था कि क्या करना है, नहीं करना है। पार्टिसिपेशन मेरा भी था कंपनी में। तो हमने भी उस शेयर के प्राइस को मैनिपुलेट किया। मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, बट हमने भी उस शेयर के प्राइस को मैनिपुलेट किया। वो 9 रुपए का शेयर था, उसको मैनिपुलेट करके 13 रुपए 14 रुपए तक लेकर के जाते, और फिर जैसे ही लोग बाय करते हैं हम उसको फिर से गिरा के 9 रुपए 8 रुपए ले आते। तो मार्केट में, लेकिन एक्सचेंज को पता चल गया था कि भाई मार्केट डेली गिर रही है फिर भी शेयर में अपर सर्किट कैसे लग रहा है। अब 9 रुपए का शेयर है तो उसका 10% कितना हुआ? 9 पैसा, 90 पैसा। या 5% पहले के टाइम पे 5% का सर्किट लग जाता था, तो 40 पैसे पे सर्किट लग गया। अब मार्केट में डेली 10% का 20% का सर्किट लग रहा है स्टॉक के ऊपर, तो एक्सचेंज बोलती है कि भाई ऐसा क्या हो रहा है कि डेली मार्केट नीचे आ रही पर इस स्टॉक में सर्किट लग रहा है। तो एक्सचेंज को पता चल गया था, तो एक्सचेंज ने उस शेयर को डिलिस्ट किया। बट अभी भी वो एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहा है, वो शेयर बंद नहीं हुआ। राइट? तो ऐसा बहुत सारा होता है, बहुत सारे मार्केट में न्यूज़ आते हैं। आपके पास बहुत सारे ऐसे टिप्स आएंगे जहां पे आपको ये टिप में लिखा होगा कि एक शेयर है 10 रुपए का, टारगेट है 500 रुपए का। अब आपके दिमाग में आएगा कि यार शेयर 10 रुपए का है, टारगेट तो 500 रुपए का दे दिया। अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि यार 10 रुपए का शेयर, चलो 500 रुपए का टारगेट दिया है उसने, मेरे को तो ये 50 रुपए ही चला जाए तो भी मेरे लिए बहुत है। आप क्या करोगे, 10 रुपए के भाव पे उसकी ज्यादा क्वांटिटी बाय कर लोगे, और शेयर का भाव 10 रुपए से गिर करके 2 रुपए का हो जाता है, 1 रुपए का हो जाता है, और आज 10 साल हो चुके हैं वो 1 रुपए पे ही ट्रेड कर रहा है। राइट? तो मार्केट के अंदर इसको बोलते हैं प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग, कि मार्केट के अंदर न्यूज आने से पहले ही उस शेयर के ऊपर इंपैक्ट आ चुका होता है, और जब आपके पास न्यूज आती है तो वो न्यूज डिस्काउंटेड होती है। राइट? देन हमने डिस्कस किया था न्यूज डिस्काउंट एवरीथिंग। न्यूज डिस्काउंट एवरीथिंग का मतलब क्या होता है? न्यूज दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक इवेंटफुल न्यूज और दूसरा नॉन इवेंटफुल न्यूज। इवेंटफुल न्यूज कौन से होते हैं? जो किसी इवेंट पे बेस्ड हो, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज, कंपनी की बोर्ड ऑफ मीटिंग, कंपनी के रिजल्ट अनाउंसमेंट। ये जितने भी इवेंट वाले न्यूज होते हैं वो सारे के सारे डिस्काउंटेड होते हैं। जैसे आरबीआई की पॉलिसी में आरबीआई इस बार इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने वाली है। क्या ये बात लोगों को नहीं पता होगी? ऑफ कोर्स, जो म्यूचुअल फंड हाउस होते हैं, या फिर जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज होती हैं, या फिर जो इंटरनल मेंबर्स होते हैं आरबीआई के, उन सबको ये बात पता होती है कि भाई कितने बेसिस पॉइंट से बढ़ा सकते हैं। राइट? तो वो लोग पहले इसका एडवांटेज ले लेते हैं। कल आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है, आज ही बैंक निफ्टी 10% ऊपर है। क्यों ऊपर है? क्योंकि कल पॉलिसी में कुछ अच्छा होगा इसलिए आज ऊपर है, और कल अच्छा हुआ लेकिन बैंक निफ्टी नीचे गिर गई। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने बाय किया है वो ऑब्वियस सी बात है कि भाई वो प्रॉफिट बुकिंग करके मार्केट से बाहर निकलेंगे। तो जो इवेंटफुल न्यूज होते हैं उनको अवॉइड किया जाता है। बट जो नॉन इवेंटफुल न्यूज होते हैं, नॉन इवेंटफुल का मतलब क्या है? जो कभी भी हो जाए, किसी को बिना पता चले। जैसे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, पता थोड़ी हमें कि भाई कैसे होगा, या कोई वॉर स्टार्ट हुआ। राइट? हमें नहीं पता कि वो कब हुआ, कैसे हुआ। कुछ लीड्स मिली तो बेसिकली जो नॉन इवेंटफुल न्यूज होते हैं वो मार्केट में
नॉन डिस्काउंटेड न्यूज होते हैं, नॉन डिस्काउंटेड होते हैं, लेकिन जो इवेंटफुल न्यूज होते हैं वो सारे के सारे डिस्काउंटेड होते हैं। देन फिर डाउन ने बोला कि भाई हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। अगर आपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना है, बेटा गेट बंद कर दो। अगर आपने अगर आपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना है तो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए आपके पास मार्केट का पास डेटा होना जरूरी है, राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से एक सेकेंड, अब जैसे फॉर एग्जांपल गाइस, एक मिनट, अब ध्यान दो। अब जैसे लेट्स सपोज कि मेरे पास एक स्टॉक है निफ्टी। अब यहां पे भी निफ्टी का जो प्राइस है वो चल रहा है 18,249, ठीक है। यहां से मार्केट में तेजी आएगी या मंदी आएगी, इस चीज को हम प्रिडिक्ट इजीली तरीके से कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास निफ्टी का पास डेटा अवेलेबल है। ये निफ्टी का जो चार्ट है इसमें मेरे पास पास डेटा गिवन है, तो मुझे पता है कि यहां से मार्केट में क्या हो सकता है, राइट। लेकिन अब मेरे पास एक ऐसा स्टॉक है जिसका कोई भी पास डेटा नहीं है। अब लेट्स सपोज कि एक मेरे पास स्टॉक है जिसका पास डेटा मेरे पास गिवन है, लेकिन मेरे पास एक ऐसा स्टॉक है जिसका मेरे पास कोई भी पास डेटा गिवन नहीं है। जैसे लेट्स से अब ये एक स्टॉक है जिसका मेरे पास कोई भी पास डेटा गिवन नहीं है, राइट। सिर्फ अभी ये एक प्राइस मार्केट में भी ट्रेड कर रहा है और मेरे पास सिर्फ ये एक प्राइस गिवन है, मेरे पास कोई भी पास डेटा बैकएंड का डेटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है। एक स्टॉक है जिसका मेरे पास पास डेटा ऑलरेडी गिवन है, समथिंग लाइक दिस। अब एक स्टॉक है जिसका मेरे पास पास डेटा गिवन है और एक स्टॉक है जिसका मेरे पास कोई भी पीछे का पास डेटा गिवन नहीं है। अगर मेरे पास पास डेटा गिवन है तो मैं ये इजी आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि भाई मार्केट में यहां से क्या हो सकता है। मुझे पता है कि अगर ये स्टॉक यहां से अगर इस भाव के अगर ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो ये यहां तक जा सकता है या फिर ये यहां तक की तेजी दिखा सकता है, राइट। तो अभी ये यहां पे ट्रेड कर रहा है तो मेरा जो इमीडिएट टारगेट है वो ये मेरा नेक्स्ट टारगेट है। अगर ये स्टॉक यहां से नीचे गिरा और उसने अगर इस सपोर्ट को डाउन साइड में ब्रेक कर दिया तो इसका मतलब है कि ये यहां तक नीचे आ सकता है। इसको भी क्रॉस कर दिया तो ये यहां तक नीचे आ सकता है, इसको क्रॉस कर दिया तो ये यहां तक नीचे आ सकता है, इसको क्रॉस कर दिया तो ये यहां तक नीचे आ सकता है। गेटिंग में पॉइंट। अगर यहां से ये ऊपर गया तो ये यहां तक आ सकता है, अगर इसको क्रॉस किया तो ये समथिंग लेट्स से यहां तक जा सकता है। यानी कि क्या हो सकता है फ्यूचर में, इसको प्रिडिक्ट करने के लिए मेरे पास पास डेटा गिवन है। लेकिन इस केस में मेरे पास पास डेटा गिवन नहीं है, मैं यहां पे ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि फ्यूचर में इसका प्राइस कहां जा सकता है, राइट। तो मार्केट कहती है कि जो डाउन ने सेकंड प्रिंसिपल दिया दैट इज मार्केट डिस्काउंट, आई मीन हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ, यानी कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए आपके पास पास डेटा होना जरूरी है। अब टेक्निकल में हम डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। कैंडलस्टिक, प्रिंसिपल्स, वाइब्रेशंस, ऑसिलेटर्स, गैप, इंडिकेटर्स, थ्योरम्स, बहुत सारी चीजें जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हर चैप्टर में एक चीज कॉमन होगी कि हम पास्ट डेटा को यूज करके ही अपनी एनालिसिस करेंगे, राइट। देन मार्केट ने बोला कि भाई मार्केट मूव्स इन ट्रेंड। मार्केट हमेशा तीन ही ट्रेंड में मूव करेगी, या तो स्टॉक बुलिश होगा या तो बेरिश होगा या फिर साइडवेज होगा। तो ये तो बेसिकली डाउन ने तीन प्रिंसिपल्स दिए मार्केट को। देन उसके बाद और भी कई प्रिंसिपल डेवलप किए गए, जैसे देयर आर थ्री ब्रॉडर ट्रेंड ऑफ द मार्केट। अब जब ब्रॉडर ट्रेंड की बात की जाती है, हमने बात की थी कि देयर आर थ्री ट्रेंड्स ऑफ द मार्केट। तीन ट्रेंड होते हैं, बुलिश, बेरिश और साइडवेज। लेकिन जब हम थ्री ब्रॉडर ट्रेंड की बात करते हैं तो ब्रॉडर का मतलब होता है कि एक ऐसा ट्रेंड जो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड या लॉन्ग टर्म रैली को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो बेसिकली मार्केट में तीन टाइप के ट्रेंड होते हैं। सबसे पहला होता है प्राइमरी ट्रेंड। जो मार्केट एक साल से लेकर के 3 साल तक जब मार्केट एक ही रैली को फॉलो कर रही हो तो उसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रेंड। दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रेंड, एक ऐसा ट्रेंड जिस ट्रेंड में मार्केट, आप उधर देखो,
राइट। दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रेंड। सेकेंडरी ट्रेंड कौन सा होता है? ऐसा ट्रेंड, अब हमें पता है कि पिछले 3 साल से या तो स्टॉक ऊपर जा रहा है या तो पिछले 3 साल से स्टॉक नीचे गिर रहा है। तो अगर ये ऊपर जा रहा है पिछले 3 सालों से ऊपर ही है तो इसको प्राइमरी अप ट्रेंड बोलेंगे, और नीचे आ रहा है तो ये प्राइमरी डाउन ट्रेंड बोलेंगे। लेकिन चाहे वो अप ट्रेंड हो चाहे वो डाउन ट्रेंड हो, एक चीज कॉमन है कि अप ट्रेंड में बीच बीच में जो करेक्शन आ रही है, जो मंदी आ रही है, या डाउन ट्रेंड में जो बीच बीच में जो पुल बैक आ रहा है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी। एक अप रैली के बाद फिर जो करेक्शन आई उसको बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग, और प्रॉफिट बुकिंग रैली को बोला जाता है सेकेंडरी रैली, राइट। एंड देन थर्ड होता है माइनर ट्रेंड, यानी कि डेली मार्केट ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज, और यही लॉन्ग टर्म में जाकर क्या बन जाता है? प्राइमरी या सेकेंडरी, राइट। देन इंडाइसेस, इसका इंडाइसेस मस्ट कंफर्म ईच अदर। इंडाइसेस का मतलब होता है मार्केट, इंडाइसेस का मतलब होता है इंडेक्स। इंडेक्स हम लोग किसको बोलते हैं? निफ्टी 50 को। और निफ्टी 50 एक तरीके का इंडेक्स, और इंडेक्स को क्या बोला जाता है? मार्केट, राइट। तो इस टर्म को आप इस तरीके से रीड कर सकते हो कि मार्केट मस्ट कंफर्म ईच अदर, या इंडेक्स मस्ट कंफर्म ईच अदर, या फिर निफ्टी मस्ट कंफर्म ईच अदर। अब एक बात बताओ, इक्विटी मार्केट में हमने ये पढ़ा कि अगर मेरे को सर किसी भी स्टॉक को बाय करना है तो स्टॉक को बाय करने के लिए सबसे पहले मुझे उस स्टॉक का इंडेक्स देखना है कि उस स्टॉक का इंडेक्स कहां पे ट्रेड कर रहा है। अगर मुझे एक्सिस बैंक बाय करना है तो सबसे पहले मैं निफ्टी बैंक देखूंगा कि अगर मेरे को, या बैंक निफ्टी देखूंगा, यानी कि अगर मेरे को एक्सिस बैंक बाय करना है तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि बैंक निफ्टी कहां पे ट्रेड कर रही है। अगर बैंक निफ्टी पॉजिटिव है फिर मैं क्या चेक करूंगा कि ये जो एक्सिस बैंक है वो कौन से मार्केट कैप में लाई करता है। ये स्मॉल कैप का शेयर है, मिड कैप का है, या लार्ज कैप का है। अब मुझे पता चला कि भाई एक्सिस बैंक जो है वो मिड कैप शेयर है, तो मैं फिर देखूंगा कि क्या मिड कैप पॉजिटिव है कि नहीं है। अगर मिड कैप भी पॉजिटिव है, निफ्टी बैंक भी पॉजिटिव है, फिर मैं क्या चेक करूंगा? फिर मैं ये चेक करूंगा कि सर क्या ये दोनों सेक्टर किस पे डिपेंडेंट है? निफ्टी के ऊपर। तो फिर मैं चेक करूंगा कि क्या निफ्टी भी पॉजिटिव है कि नहीं है। अगर निफ्टी भी पॉजिटिव है तो मैं एक्सिस बैंक बाय करूंगा। अगर मुझे एक्सिस बैंक को बाय करना है तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा? निफ्टी बैंक, कि भाई एक्सिस बैंक कौन से सेक्टर से बिलोंग करता है? बैंकिंग सेक्टर से। तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि इसका सेक्टर पॉजिटिव है नेगेटिव। अगर इसका सेक्टर पॉजिटिव है फिर मैं क्या देखूंगा कि ये कौन से, ये जिस कैटेगरी की कंपनी है। जैसे सबसे पहले हमने बात करी इसके सेक्टर की, तो भाई मान लेते हैं कि भाई इसका जो सेक्टर है वो है बैंकिंग सेक्टर, राइट। फिर ये कौन से मार्केट कैप में, यानी कि कितने करोड़ की कंपनी है, और जितनी बड़ी ये कंपनी है उतनी बड़ी और भी तो कंपनीज है, तो ये कौन से कैटेगरी में आती है? तो ये आती है मिड कैप कैटेगरी में। और मिड कैप में अब मैं ये देखूंगा कि अगर मिड कैप में आता है तो क्या मिड कैप सेक्टर पॉजिटिव है कि नहीं है। अगर उसका सेक्टर भी पॉजिटिव है, मिड कैप भी पॉजिटिव है, फिर मैं देखूंगा कि मार्केट पॉजिटिव है कि नहीं है, यानी कि निफ्टी 50 जो पूरे ओवरऑल मार्केट के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करती है, क्या वो निफ्टी पॉजिटिव है कि नहीं है। अगर निफ्टी भी पॉजिटिव है तो फिर मैं एक्सिस बैंक बाय करूंगा, अदरवाइज निफ्टी बैंक बाय नहीं करूंगा, आई मीन एक्सिस बैंक बाय नहीं करूंगा। लेकिन एक बात बताएं, ये तो था स्टॉक को बाय करने के लिए, लेकिन अगर मुझे स्टॉक को ना बाय करके मुझे निफ्टी को बाय करना है तो फिर मैं किसको देखूंगा? स्टॉक को बाय करने के लिए सबसे पहले हमने स्टॉक का सेक्टर देखा, फिर स्टॉक कौन से मार्केट कैप में आता है वो देखा, और फिर निफ्टी 50 देखी। तीनों पॉजिटिव है तो स्टॉक को बाय कर लो। लेकिन अब अगर मुझे इंडेक्स को ही बाय करना है, मार्केट को ही बाय करना है, तो फिर मैं क्या देखूंगा? तो फिर मैं इंडेक्स के सपोर्टिव इंडेक्स देखूंगा कि इंडेक्स कौन से सेक्टर पे डिपेंडेंट होता है। तो बेसिकली मार्केट में तीन ही टाइप के मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स होते हैं। पहला स्मॉल कैप, मिड कैप और Last year. लार्ज कैप। लार्ज कैप जो स्टॉक्स होते हैं उन्हीं को निफ्टी 50 बोला जाता है, राइट। तो बेसिकली तीन ही हुए, स्मॉल, मिड और निफ्टी 50, या इसी को लार्ज कैप बोलो। अब निफ्टी 50 जो होता है, यानी कि जितने भी स्टॉक्स निफ्टी के अंदर है 1800, उन 1800 स्टॉक्स को इन्हीं तीन सेक्टर में डिवाइड किया जाता है। कुछ स्टॉक्स होते हैं जो छोटी होती है यानी कि स्मॉल कैप में आती हैं, कुछ मिड वाली होती है जो मिड कैप में आती है, और कुछ सबसे बड़ी होती है जो लार्ज कैप में आती है। मार्केट कहती है कि लार्ज कैप तभी पॉजिटिव होगा जब बाकी ये दो सपोर्टिव सेक्टर भी पॉजिटिव होंगे। अगर मिड कैप और स्मॉल कैप भी पॉजिटिव और निफ्टी 50 भी पॉजिटिव है, इसका मतलब है मार्केट में जो रैली आएगी वो स्ट्रांग है। लेकिन निफ्टी 50 तो नेगेटिव है, आई मीन सॉरी, निफ्टी मिड कैप भी डाउन है, निफ्टी स्मॉल कैप भी डाउन है, बट फिर भी निफ्टी 50 पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है
कि अगर मिड कैप भी डाउन है, स्मॉल कैप भी डाउन है और निफ्टी 50 सिर्फ ऊपर है, तो इसका मतलब क्या है कि निफ्टी 50 भी नीचे आ सकती है, राइट? नाउ वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द प्राइस। अगर एक स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है तो वो क्यों जा रहा है? क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम्स है। अगर डिमांड हो रही है तभी तो दुकान वाला प्राइस बढ़ा रहा है। अब एक बात बताओ, एक दुकान वाला है जो लेट्स सपोज पेंसिल बेचता है। अब इस दुकान वाले ने इस पेंसिल उसकी पेंसिल वो उसकी कॉस्टिंग है 10 रुपए की और वो बेचता है 20 रुपए का। वो 20 रुपए का क्यों बेच रहा है? क्योंकि उसको पता है कि जिस सोसाइटी में उसकी दुकान है वहां पे बच्चे बहुत हैं और उसकी दुकान चल रही है, क्योंकि डिमांड है और दूर दूर तक कोई दुकान नहीं, इसलिए दुकान चल रही है। 1 महीने के बाद वहां पे 10 दुकान खुल गई। अब 10 दुकान खुल गई तो बेचारे की पेंसिल बिक नहीं रही है, लेकिन रेंट तो हर महीने जाना है दुकान का। 10 रुपए की कॉस्ट थी, 20 रुपए में बेचता था। अब 2 महीने से दुकान नहीं चली तो उसने पेंसिल की कॉस्ट बढ़ा करके कर दी 20 रुपए और मार्जिन ऐड किया 10 रुपए और पेंसिल को बेचना शुरू कर दिया 30 रुपए का। क्या उसकी पेंसिल बिक जाएगी? नहीं। उसने अगले महीने कॉस्ट बढ़ा के कर दी 40 रुपए। वो प्राइस तब बढ़ा रहा है जब उसके पास डिमांड ही नहीं है, कोई खरीदने वाला नहीं है, और फिर भी वो प्राइस बढ़ा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्राइस बढ़ रहा है वो रियल प्राइस नहीं है, वो कभी भी फॉल कर सकता है। मार्केट कहती है, अब वो दुकान वाला अकेला ही था वहां पे और कस्टमर बहुत सारे आ गए। अब अगर वो पेंसिल की कॉस्ट अगर 40 रुपीज की कर देता तो अब चांसेस है कि उसकी पेंसिल बिकेगी। तो अब डिमांड भी है और प्राइस भी साथ में बढ़ रहा है, तो ये पॉजिटिव रिलेशन है कि भाई प्राइस भी बढ़ रहा है और डिमांड भी बढ़ रही है। तो दोनों अगर एक पॉइंट पे बढ़ते रहेंगे तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में कन्विक्शन है। लेकिन प्राइस बढ़ रहा है और डिमांड फॉल करते जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस भी फॉल करेगी। तो इसको बोलते हैं वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द प्राइस बिहेवियर, राइट? मार्केट कैन रिमेन साइडवेज। मार्केट कभी भी एक बड़ी रैली दिखाने से पहले, जैसे जितने भी लोग लाइफ में सक्सेसफुल हुए उन्होंने क्या लिया? टाइम। किसी ने बिजनेस करने में, तो किसी ने पढ़ने में, किसी ने पढ़ाने में, तो किसी ने एक्सपेरिमेंट करने में। कोई भी आदमी कुछ भी करता है तो सबसे पहले वो टाइम लेता है। टाइम किस चीज में लेता है? उस चीज को बिल्ड करने में, बनाने में, तैयार करने में, राइट? आप भी आज जॉब कर रहे हो, तो आप जॉब क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपकी प्लानिंग है कि भाई जॉब करके मेरे पास एक्सपीरियंस आएगा और एक्सपीरियंस लेने के बाद मैं बड़ी कंपनी में अप्लाई करूंगा। तो बड़ी कंपनी में आप कब जा रहे हो? जब आप पहले सैचुरेशन में आ रहे हो, राइट? कोई भी स्टॉक बड़ी रैली तब दिखाता है जब वो स्टार्टिंग में एक रेंज में चलता है, साइडवेज होता है। तो कोई भी स्टॉक रैली दिखाने से पहले वो एक रेंज में चलती है और फिर जब वो उस रेंज को ब्रेक करती है तो मार्केट में आपको एक बड़ी रैली देखने को मिलती है। क्लोजिंग प्राइस इज द बॉस। कोई भी स्टॉक रैली तब दिखाएगा जब वो उस रेंज को क्रॉस करके क्लोज कर देगा। जब तक मार्केट में क्लोजिंग नहीं आ जाती तब तक मार्केट में कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया जाता। रिजल्ट आने से पहले ही आप सेलिब्रेट नहीं कर सकते, राइट? अगर पहले ही सेलिब्रेट कर लिया तो दुख ज्यादा होगा। दुख इस बात का नहीं होगा कि आप फेल हो गए, दुख इस बात का होगा कि पैसे गलत खर्च हो गए, है ना? तो इसीलिए एक स्टॉक ओपन कहां पे हुआ जितना इंपॉर्टेंट वो है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो क्लोज कहां पे हो रहा है, राइट? आज एक स्टॉक 2% ऊपर खुला, 3% ऊपर खुला, लेकिन उसने क्लोजिंग 3% नीचे जाकर के दी। इसका मतलब क्या है कि कन्विक्शन नहीं था मार्केट में। कन्विक्शन नहीं था मार्केट में वीकनेस बहुत अच्छी खासी देखने को मिली है, राइट? तो मार्केट में क्लोजिंग प्राइस इज द बॉस। अब क्लोजिंग प्राइस जब डिफाइन किया गया मार्केट में, तो मार्केट में ये भी डिफाइन किया गया कि भाई देर आर स्पेसिफिक टाइम फ्रेम्स फॉर क्लोजिंग प्राइस। मार्केट में स्पेसिफिक टाइम फ्रेम्स होते हैं क्लोजिंग प्राइस के लिए। क्या क्या? क्योंकि मार्केट में हर टाइप का ट्रेडर है। भाई आपने बोला है कि सर मेरी तो जॉब ही स्टार्ट होती है 2 बजे से और मैं तो रात में सोता हूँ और मैं तो उठता हूँ सर 12 बजे, 11 बजे। 11 बजे उठता हूँ, 12 बजे से क्लास में आ जाता हूँ, 12 से 2 क्लास लेता हूँ और फिर 2 बजे जॉब पे चला जाता हूँ। तो टाइम तो कहीं है नहीं। अब मैं जॉब पे जाता हूँ तो मेरे को वहां पे 2-3 मिनट का या 10 मिनट का टाइम मिल जाता है। तो मैं तो चाहता हूँ कि अगर मेरे को जो 10 मिनट का टाइम मिले उस 10 मिनट में ही मैं कोई एक छोटा सा ट्रेड ले करके
और वहीं पे ट्रेड क्लोज करके और काम में बिजी हो जाऊं, काम करने लग जाऊं। यानी कि मैं चाहता हूं कि उस 10 मिनट में ही मैं एक अच्छा खासा ट्रेड कर लूं जिसमें मेरे 2,000-1,500 रुपए अगर बन जाए तो मेरे लिए तो वही सफिशियंट है। तो क्या अगर आपने, आपके पास 10 मिनट का टाइम ही गिवन है, आपको सिर्फ 10 मिनट में ही ट्रेड करना है, तो आप किसी ऐसे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने की कोशिश करोगे जिस टाइम फ्रेम पे आपको कंफर्मेशन बहुत अर्ली मिले और फास्ट मिले। अब आपके पास बड़े हैं 10 मिनट और आप एनालिसिस कर रहे हो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, जहां पे एक कैंडल को क्लोज होने में 1 दिन का टाइम लगता है, या आप एनालिसिस कर रहे हो 2 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर, जबकि आपके पास टाइम कितना गिवन है। 10 मिनट। तो अगर आपके पास 10 मिनट टाइम है तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करोगे, जैसे 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। जितने छोटे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करोगे उतना जल्दी आपको कंफर्मेशन मिलेगा, राइट। तो इसीलिए मार्केट बोलती है कि चाहे बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो चाहे छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो, क्लोजिंग प्राइस इज द बॉस। जब तक क्लोजिंग प्राइस ना आ जाए, यानी कि ये मार्केट की एक रेंज है, ये स्टॉक इस तरीके से फ्लक्चुएट कर रहा है, स्टॉक ने यहां पे इसको डाउन साइड में क्रॉस किया, लेकिन फिर उसने क्लोजिंग जो है वो जोन के ऊपर आकर के ही दे दी। अब जब वो नीचे गिर रहा था तो आपको लगा कि भाई नीचे तो गिर ही जाएगा, या क्लोजिंग तो नीचे दे ही देगा। लेकिन आप लेट्स सपोज 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हो, अभी हो रहे हैं 10 बज रहे हैं, 10 बजे अगर एक कैंडल अगर स्टार्ट होगी तो क्लोज कब होगी, 10:05 पे, राइट। 10 बजे जो कैंडल ओपन हुई, अभी 10:02 ही हो रहे थे और वो स्टॉक वहां से गिरना स्टार्ट हुआ, क्लोजिंग कब आएगी, 10:05 पे। 10:02 पे वो स्टॉक नीचे गिरा, आपने सोचा कि अब तो मंदी आएगी ही आएगी, और आप मंदी में बैठ गए, और 10:05 पे उसने क्लोजिंग ऊपर आकर के दे दी, आप ट्रैप हो गए। क्यों? क्योंकि आपने क्लोजिंग का वेट ही नहीं किया। मार्केट में सबसे ज्यादा लॉस लोगों को तब होता है, बोलो ना, जब वो बिना क्लोजिंग प्राइस के मार्केट में ट्रेड करते हैं। मार्केट में जब तक आप बिना क्लोजिंग प्राइस के ट्रेड करोगे, मैक्सिमम टाइम आपको नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है ना कि मार्केट डायरेक्शन कहां पे जाएगा। डायरेक्शन तब पता चलता है जब मार्केट में क्लोजिंग प्राइस आता है, राइट। एंड देन द प्राइस टेंडेंसी। तो यहां से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं अब आपसे एक सिंपल लेमन लैंग्वेज में ये पूछूं कि भाई एक बात बताओ, जैसे जैसे ये देखो, अभी निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। अगर मैं आपको इस चार्ट को देख करके मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, तो आप क्या बोलोगे? बिजनेस। हाँ भाई, उज्जवल, क्या लग रहा है? डाउनफॉल दिखा रहा है। डाउनफॉल दिखा रहा है। हाँ जी, डाउन ट्रेंड चल रहा है, सबको डाउन ही लग रहा है। अभी भी कन्विक्शन नहीं है, सर एक पुल बैक लिया उसके बाद फिर नहीं जाएगा। ठीक है। तो सबको यही लग रहा है कि यहां से मार्केट में, एक मिनट, तो सबको ये लग रहा है कि यहां से मार्केट में मंदी है। हाँ भाई, हाँ हाँ। हम्म। मार्क करने से कौन सा बता दिया। अरे यहाँ पे बेटा, यहाँ पे अभी क्या करना चाहिए, क्या लग रहा है चार्ट पे? तेजी मंदी? ऊपर वाली बताइए, इसके आपने पॉजिटिव में, नीचे वाली नेगेटिव में, हम्म। नीचे नेगेटिव। ये नेगेटिव है, बादरगढ़ डाउनफॉल है, ठीक है। अब देखो, अभी निफ्टी ट्रेड कर रही है 18,230 पे। मुझे लग रहा है कि निफ्टी का जो सपोर्ट है, जो आइडियल सपोर्ट है, वो है 29 पे। उसको हटा दो अभी। ये 29, सर ये एम बटन तो बना रहा है 3 मिनट। इसका सपोर्ट है 29 पे। मुझे लग रहा है कि भाई 29 को टच करके यहां से भाग जाएगा, अच्छी खासी तेजी यहां से मार्केट में देखने को मिलेगी 29 से। अब आपको लगता है कि भाई यहां से मार्केट में मंदी आने वाली है, बट मुझे लग रहा है कि यहां से मार्केट में तेजी आने वाली है। तो चार्ट तो हम दोनों के लिए सेम है ना, आपके लिए भी सेम है, मेरे लिए भी सेम है। लेकिन हर आदमी को चार्ट को देखने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। अलग अलग होता है।
इसीलिए चार्ट्स को लेकर के मार्केट में एक डेफिनेशन दी जाती है, और वो ये कि चार्ट्स आर नेवर रॉन्ग। चार्ट्स कभी भी गलत नहीं होते हैं। आप चार्ट को किस तरीके से एनालिसिस कर रहे हो वो गलत होता है, राइट। तो ये जो हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट है, आई मीन वर्ल्ड की जो स्टॉक मार्केट है, वो इस तरीके की दिखाई देती है। ये हमारी स्टॉक मार्केट है, जहां पे हर आदमी का व्यू पॉइंट अलग होता है, राइट। जब हम रात में बैठ करके स्टार्स की तरफ देखते हैं, आसमान में देखते हैं, तो वहां पे बहुत सारे तारे होते हैं। अब तो पोल्यूशन ज्यादा हो गया तो दिखता ही नहीं, फिर भी दिखता है जिस दिन बारिश होती है उस रात में, राइट। तो जब हम आसमान में देखते हैं तो वहां पे बहुत सारे तारे होते हैं, और उन तारों को बैठ करके ना हम अपनी दिमाग के अंदर जो इमेजिनेशन होती है उससे हम एक पिक्चर क्रिएट कर लेते हैं। और फिर जब मैं उस पिक्चर को देखता हूं तो मुझे कुछ और दिखाई देता है, और जब हमारे साथ वाला उसी पिक्चर को देखता है तो उसको कुछ और दिखाई देता है, राइट। अब तो पता नहीं कि कौन फैमिली को कितना टाइम देता है, बट मैं अपने टाइम की बात बता रहा हूँ कि हम जब बैठते थे तो फैमिली के साथ हम बैठ करके मैं मदर को बोलता था कि अरे वो देखो, वो कह रही तू तो पागल है, तो कुछ और बन रहा है। तो जब मैं देखूं तो मेरे को कुछ और दिखाई दे, और वो देखे तो उनको कुछ और दिखाई दे, राइट। तो सेम उसी तरीके से चार्ट्स भी होते हैं। अगर मार्केट में हम सबका व्यू पॉइंट सेम हो जाएगा तो मार्केट में ट्रेड कैसे होगा। अगर सब बुलिश ही हो जाओगे तो बेरिश कौन होगा। अगर सब हर्षद मेहता ही बन जाओगे तो फिर किरण पारिक कौन बनेगा। तो इसीलिए मार्केट में सभी का जो व्यू पॉइंट होता है वो अलग अलग होता है। तो चार्ट्स गलत नहीं होते, आपके एनालिसिस डिफर करती है, राइट। तो जैसे मेरे को यहाँ पे लगता है कि भाई यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि भाई यहाँ पे कोई रॉकेट बन रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इनको कनेक्ट करके समथिंग कुछ बनाया। हाँ जी, राइट, समथिंग। देखो मैंने कुछ तो भी बना दिया, अभी कुछ तो भी दिख ही रहा, बन ही रहा होगा। अब मेरे हिसाब से कुछ और है, बट आपके हिसाब से कुछ और होगा, राइट। तो उसी तरीके से जब मैं मार्केट में तेजी में होता हूं तो आप मार्केट में मंदी में होते हो, और जब मैं मंदी में होता हूं तो आप तेजी में होते हो, राइट। तो सबसे पहला प्रिंसिपल हमने क्या डिस्कस किया था स्टॉक मार्केट के अंदर। सबसे पहला प्रिंसिपल है इंडाइसिस डिस्काउंट एवरीथिंग। यानी कि मार्केट के अंदर जो इंडेक्स आपको दिखाई दे रहा है, जो निफ्टी का प्राइस आप देखते हो, इंडाइसिस का मतलब होता है इंडेक्स, राइट। इस इंडेक्स को हम लोग निफ्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी कि अब यहां पे जो टर्म है, और इस निफ्टी को ही क्या बोला जाता है, मार्केट। कि भाई मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। मार्केट जो होती है वो एक डिस्काउंटिंग फैक्टर पे चलती है। डिस्काउंटिंग फैक्टर का क्या मतलब होता है, हाँ जी बोलो ना सर। जो भी चीज है वो डिस्काउंट में मिल रही है हमें। जो भी मार्केट में आपको प्राइस दिख रहा है अभी, वो सभी की सभी डिस्काउंटेड प्राइस है। जो अभी निफ्टी का प्राइस हमने अभी देखा 18,220-30 जो भी चल रहा है, वो डिस्काउंटेड प्राइस है। जैसे कि अभी आप इस क्लास में बैठे हो, आप डिस्काउंटेड हो। इसका क्या मतलब हुआ। डिस्काउंटिंग का मतलब होता है कि किसी चीज का इंपैक्ट आप पे पहले ही आ चुका होता है। जैसे कहते हैं ना, दिल टूटा हुआ आशिक है ये। तो दिल टूटा हुआ आशिक कोई देख कर कैसे बोलता है, क्योंकि उसको पता है कि इसका फेस पे दिख रहा है कि यार ये बड़ा ना मतलब डल रहता है, राइट। जैसे 2 दिन पहले आपका ब्रेकअप हुआ, शक्ल देख के लग रहा है मुझे ऐसा कुछ है, प्यार में तो नहीं पड़े हो? अरे यार कब पढ़ोगे, क्या एज हुई आपकी? 22। भाई मैंने तो 18 साल की उम्र में ही, मतलब हमारा तो 18 साल की उम्र, तो 10th में ही 3-4 गर्लफ्रेंड थी यार। आपको तो पता भी नहीं होगा 10th में से। गुरुजी अभी कितनी है? अरे यार ये देखो, ये जो है ना मेन पॉइंट। सीधा मेन पॉइंट पे बात करता है। छोड़ दो, अब तो भाई उम्र ढल रही है, क्या ही होगी। अब तो एक ही है घर पे, उसी उसी में पूरा दिन निकल जाता है। हाँ जी, कोई नहीं है। अरे यार क्यों भाई, इतनी गरीबी कैसे। अच्छे हो, स्मार्ट हो, हरियाणा से हो। हरियाणा के लोग तो बड़े ही गंदे वाले आशिक होते हैं। शहर की छोरी मेरी लिल्ले रोम रोम। अच्छा ओके। तो
लेट्स सपोज कि भाई 2 दिन पहले आपका ब्रेकअप हुआ। अब जब ब्रेकअप हुआ तो उसका जो असर है, उसका जो इम्पैक्ट है, वो आज आप पे दिखाई दे रहा है, बहुत सैड। 2 दिन के बाद आपकी कंपनी में आपका अप्रेजल होने वाला है, आपकी सैलरी हाइक होने वाली, बढ़ने वाली है। उस चीज की खुशी भी आज आपके ऊपर दिखाई दे रही है। और अभी आप जो सोच रहे हो उन दोनों चीजों के बारे में, तो आपने पास्ट को भी डिस्काउंट किया हुआ है, फ्यूचर को भी डिस्काउंट किया हुआ है। ये आपका भी करंट स्टेट है। तो आप पास्ट और फ्यूचर दोनों को डिस्काउंट करके प्रेजेंट में बैठे हुए। प्राइस पे भी पास्ट में जो हुआ उसकी फ्लक्चुएशन स्टॉक पे दिखाई दे रही है। कल जो होने वाला है, लोग उस चीज को सोच करके मार्केट में बैठे हुए हैं कि कल आरबीआई की पॉलिसी है। तो पास्ट और फ्यूचर दोनों को डिफाइन करके, दोनों को प्रिडिक्ट करके प्राइस अभी करंटली मार्केट में ट्रेड कर रहा होता है। इसीलिए बोला जाता है कि इंडाइसेस डिस्काउंट एवरीथिंग। मार्केट जो होती है वो डिस्काउंटेड होती है। अगर मार्केट डिस्काउंट है तो स्टॉक्स भी डिस्काउंटेड होते हैं। समझ में बोलो ना, राइट। तो इसलिए मार्केट कहती है कि द स्टॉक मार्केट इंडाइसेस डिस्काउंट एवरीथिंग व्हिच इज नॉन एंड नॉन इन द पब्लिक डोमेन। कई बार उस चीज की न्यूज हमारे पास होती है और कई बार हमारे पास पहले होती है और किसी के पास नहीं होती है। तो कई बार हमारे पास नहीं होती और सबके पास होती है, और कई बार किसी के पास नहीं होती है। तो इसीलिए नॉन एंड नॉन इन द पब्लिक डोमेन। नॉन इवेंटफुल न्यूज, आग लग जाना, अर्थक्वेक आ जाना, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाना, वॉर स्टार्ट हो जाना, नॉन इवेंटफुल न्यूज। इवेंटफुल न्यूज कई बार हमारे पास होती है। अगर मैं ही कंपनी का डायरेक्टर हूं तो मेरे पास है, मैं नहीं हूं मेरे पास नहीं है। मेरे फ्रेंड की कंपनी है और उसने मेरे को बता दिया तो मेरे पास है। मैं किसी कंपनी का प्रमोटर हूं और मेरे को ये न्यूज पता चल गई तो मैं है। यानी कि कई बार आपके पास न्यूज होती है और कई बार आपके पास न्यूज नहीं होती है। तो कई बार वो डोमेन में होता है, कई बार डोमेन में नहीं होता है। तो जैसे इसका हमने एक एग्जांपल लिया था जेट एयरवेज का, और मैंने आपको ये बताया था जेट एयरवेज की स्टोरी की जेट एयरवेज बेसिकली एक एविएशन सेक्टर है, राइट। अब जेट एयरवेज की फ्लाइट्स को बंद कर दिया गया क्योंकि जेट एयरवेज बहुत ज्यादा लॉस में आ गई थी। लॉस में इसलिए आ गई क्योंकि एविएशन सेक्टर इंडिया का एक इकलौता सेक्टर है जिसको ओलिगोपोली मार्केट बोला जाता है। एक ऐसा सेक्टर जहां पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं बायर्स की, यानी कि कोई भी कभी भी आकर के अपना धंधा स्टार्ट नहीं कर सकता, राइट, बायर अप्रूवल। तो जो एविएशन सेक्टर होता है वो चलती है रैंकिंग मॉडल के ऊपर। रैंकिंग मॉडल क्या होता है? रैंकिंग मॉडल का मतलब ये होता है कि जिसकी सरकार होती है वो रैंकिंग इशू करती है। जैसे पहले कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने रैंकिंग जेट एयरवेज को दे रखी थी। अब इनकी इनकी गवर्नमेंट आ गई बीजेपी की, तो उन्होंने एयर इंडिया को रैंकिंग दे दिया, राइट। तो बेसिकली क्या होता है, अब आप मैक्सिमम फ्लाइट, पहले के टाइम पे जब फ्लाइट आप बुक करोगे तो जेट एयरवेज टॉप पे रैंक करता था, अब एयर इंडिया टॉप पे रैंक करेगा। या फिर लोग आपको कभी कहीं से भी जब आप फ्लाइट्स बुक करने की कोशिश करोगे तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्या विस्तारा कर रहे हो या इंडिगो कर रहे हो या एयर एशिया कर रहे हो या एयरलाइंस क्या कर रहे हो। बट अब गवर्नमेंट ने रैंकिंग किसको दे रखी है? एयर इंडिया को। जेट एयरवेज एक ऐसा एविएशन था जिसके सबसे ज्यादा फ्लाइट दिल्ली से मुंबई की थी। अब इनकी फ्लाइट इतनी ज्यादा थी दिल्ली से मुंबई की कि एक फ्लाइट जो है वो रनवे पे खड़ी है, तब तक दूसरी फ्लाइट लैंड करने वाली है। अब क्योंकि एक फ्लाइट रनवे पे खड़ी है तो वो नहीं उतर सकती नीचे, तो क्या करती थी, ऊपर ही गोल 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 घूमते रहती थी, जिसके कारण उनका फ्यूल बहुत ज्यादा खर्चा होता था। और जो टर्मिनल फ्यूल ये यूज करते हैं बड़ा कॉस्टली होता है। 2000 पहले तो 2014 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने रैंकिंग खत्म कर दी, जिससे उनका धंधा थोड़ा सा डिक्रीज हुआ। फिर उसके बाद 2016 में जब जीएसटी आया तो कंपनी गवर्नमेंट ने बोला कि आपको फ्यूल के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि बहुत कॉस्टली हो गया, उनका फ्यूल का खर्चा बढ़ गया, मार्जिन कम हो गया, प्रॉफिट्स कम हो गया। फिर 2017 दिसंबर में गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अब आपको स्टेट वाइज जीएसटी पे करनी पड़ेगी। और दिक्कत में आ गई कंपनी। धीरे 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 कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज की सैलरी रोकनी शुरू कर दी, पायलट्स की सैलरी देनी बंद कर दी, और कंपनी हैवी लॉस में आ गई। कंपनी ने बैंक से लोन लेना स्टार्ट कर दिया। देख करते 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 कंपनी के ऊपर डेट भी बढ़ गया और कंपनी ने बहुत सारे खर्चे भी बहुत एक्सपेंड कर दिए हुए थे। फाइनली 2019 अपने अप्रैल के क्वार्टर ईयरली रिजल्ट के अनाउंसमेंट पे कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई हम तो बैंकरप्सी डिक्लेयर कर रहे हैं। 2019 में कंपनी ने बैंकरप्सी डिक्लेयर किया, लेकिन ये चल कब से रहा था? 2016 से।
2016 में ही चार्ट्स के ऊपर बड़ा अच्छा एक ब्रेकआउट आ गया था। जब कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आए थे तो उसी समय कंपनी के शेयर के प्राइस ने फॉल करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन कंपनी ने एक्चुअल में शेयर के भाव कब गिरे, तो 2017 में शेयर का भाव 900 रुपए का ट्रेड कर रहा था, एंड वो करते 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 400 रुपए पे आ गया। एंड जब अप्रैल 2019 में कंपनी ने डिक्लेयर किया तो एक ही दिन के अंदर शेयर का भाव तकरीबन तकरीबन 400 रुपए से जो गिरना स्टार्ट हुआ, वो गिरते 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 11 रुपए का हो गया। तो मार्केट कहती है कि भाई एक स्टॉक के ऊपर कैसा बिहेवियर आने वाला है, उस चार्ट को देख करके क्या समझ में आ जाना चाहिए। तो हम ये भी समझेंगे कि डिस्काउंटेड प्राइस को मार्केट में कैसे फिगर आउट किया जाता है, राइट। 3 ब्रॉडर ट्रेंड ऑफ द मार्केट। मार्केट के 3 ब्रॉडर ट्रेंड कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी और माइनर। प्राइमरी का मतलब क्या होता है? क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो? सर 800-900 से वापस आए जेट एयरवेज। कहां से नीचे आया? 800-900 1200 तक था ये 2013 में। तो बेसिकली सबसे पहला ट्रेंड होता है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी ट्रेंड। प्राइमरी ट्रेंड का मतलब क्या होता है? दिस इज द मेजर ट्रेंड ऑफ द मार्केट दैट लेस्ट फ्रॉम अ ईयर टू अ सेवरल ईयर। यानी कि जो एक साल से लेकर के कई साल तक एक ही रैली को फॉलो करे, या पिछले एक साल से लेकर के कई सालों तक एक ही रैली को फॉलो करे, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रेंड। सेकेंडरी क्या होता है? दीज आर द करेक्शन टू द प्राइमरी ट्रेंड। ये प्राइमरी ट्रेंड में जो करेक्शन आ रहा है, जो मंदी दिखाई दे रही है बार बार, इस करेक्शन को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। सेकेंडरी ट्रेंड। एंड देन माइनर ट्रेंड, यानी कि डेली मार्केट ओपन क्लोज जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइनर ट्रेंड। तो ये हमने बेसिकली इसको डिफाइन किया यहाँ पे कि 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं। सबसे पहला होता है प्राइमरी ट्रेंड। प्राइमरी ट्रेंड क्या होता है? जो एक साल से लेकर के 3 साल तक एक ही रैली को फॉलो करे, उसको प्राइमरी बोला जाता है। सेकेंडरी ट्रेंड वो होता है जो 3 वीक से लेकर के 3 महीने तक एक ही ट्रेंड को फॉलो करे, उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ट्रेंड। और माइनर ट्रेंड जो 1 डे से लेकर के 3 वीक तक चलता है, उसको बोलते हैं माइनर ट्रेंड, राइट। नाउ अभी जो प्राइमरी ट्रेंड है मार्केट की, बेसिकली जो लॉन्ग ट्रेंड होती है, इस लॉन्ग ट्रेंड को हमने मार्केट के 3 बेसिकली मूव्स में डिफाइन किया, राइट। ये जो मार्केट का ट्रेंड है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं। अब देखो, तो जैसे ये हमारे पास एक चार्ट है निफ्टी का, ठीक है। क्या लग रही है भाई मार्केट में? रशिक मल्होत्रा, सॉरी अतिशय जैन। सर पुल बैक आ सकता है सर, थोड़ा सा भी। पुल बैक आ सकता है? अभी तक तो हम सब मंदी में थे। सर अभी से क्लोजिंग में मतलब सपोर्ट पे लेके राइट, सपोर्ट। ठीक है। वैसे ओवरऑल मार्केट क्या लग रही है यहाँ से? जतेन, कोई ट्रेड? सर ट्रेड तो मैंने करा नहीं है आज, लेकिन मेरे को तो अभी मार्केट के अंदर मंदी ही लग रही है। मंदी लग रही है? कहाँ तक की मंदी लग रही है? मेरे को 18,100 तक की लग रही है। 18,100? कोई बेच के बैठा है इसलिए तो नहीं बोल रहे हो आप? सर मार्केट ना, मैं देख रहा था कल 4 दिन से ना एक ही जोन के अंदर रह रही है और उसको क्रॉस नहीं कर पा रही। अच्छा, ओके। तो बार बार क्या होता है, मार्केट गैप अप भी खुलती है, मार्केट में तेजी भी आती है, लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रही। हाँ, और मतलब टॉप ऊपर लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रही है। सर वही मैं हाँ कहूँ 18,400। हाँ, तो बीच में क्या है कि एक जो गैप है ना, वो बहुत ज्यादा बड़ा गैप है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो गैप जो है ना वो फिल होना चाहिए। अच्छा, ओके, ठीक है। तो उसके बाद तेजी आ सकती है। मतलब मार्केट के अंदर अभी एक कंसोलिडेशन पीरियड चल रहा है, मतलब उसके बाद तेजी आ सकती है। अच्छा, तो मैंने निफ्टी की कॉल बाय कर रखी है, वो मैं काट दूं? सर वो तो आपकी इंट्राडे की है, वो तो अब मैं क्या बोलूं उसमें। यार अभी इसमें पता है 3,000 रुपये आ रहे थे, मैंने टॉप पे काटा नहीं। बैंक निफ्टी में? हाँ, बैंक निफ्टी में। अच्छा, मैंने तो ट्रेड ही नहीं करा है, मतलब मैं बस खाली मार्केट देख ही रहा हूँ कल से। क्या हो रहा है भाई? एक सेकेंड गाइस, एक मिनट रुकना। हाँ भाई, क्या कह रहे हो?
हाँ, मेरे को लगा शायद तुमकी क्वेश्चन होती है, नहीं कटेगी। कटेगी मेरा, लेकिन किस रेट पे कटी यही नहीं समझ में आया। तो बड़ा अजीब सही हो गया। ओके, एक सेकंड। तो ध्यान देंगे ना, गेट बंद करो, बंद करो गेट। सो बेसिकली अब मार्केट कहती है कि भाई मार्केट को ये जो प्राइमरी ट्रेंड है, प्राइमरी ट्रेंड को बेसिकली हमने मार्केट के 3 मेजर पार्ट्स में डिफाइन किया। इस मेजर पार्ट को हम लोग हीट मैप बोलते हैं, हीट मैप ऑफ स्टॉक मार्केट। तो अब ये हीट मैप मार्केट का होता क्या है, कोई भी स्टॉक, हमने भी डिस्कस किया था कि कोई भी स्टॉक रैली दिखाने से पहले वो एक रेंज के अंदर एक्यूमुलेट करता है। जब वो एक रेंज के अंदर एक्यूमुलेट करता है तो उस रेंज को हम लोग बोलते हैं एक्यूमुलेशन जोन, यानी कि एक ऐसा जोन जहां पे स्टॉक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करता है। तो इस जोन को हम लोग बोलते हैं एक्यूमुलेशन जोन, राइट। एक्यूमुलेशन जोन में सबसे पहले जो स्टॉक है वो प्रेशर क्रिएट करता है, एंड जैसे स्टॉक प्रेशर क्रिएट कर लेता है तो फिर स्टॉक के अंदर यहां से हमें एक रैली दिखाई देती है। इस एक्यूमुलेशन जोन में जो एंट्री होती है वो एंट्री करते हैं यहाँ पे प्रमोटर, और ये जो प्रमोटर जैसे म्यूचुअल फंड हाउस हो गया, या फिर जो HNIs होते हैं, या फिर जो FIIs होते हैं, वो इस एक्यूमुलेशन जोन में स्टॉक को धीरे धीरे क्वांटिटी में बाय करना स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे वो शेयर को बाय करना स्टार्ट करते हैं, स्टॉक के अंदर एक प्रेशर क्रिएट होता है, एंड जैसे स्टॉक को प्रेशर मिलता है, यहां से मार्केट के अंदर हमें एक कन्विक्शन रैली दिखाई देती है। तो स्टॉक ने जैसे यहाँ पे इस जोन को ब्रेक करता है, तो ब्रेक करने के बाद एक्यूमुलेशन जोन के बाद जब मार्केट एक्यूमुलेशन जोन को ब्रेक करती है तो यहां पे एंट्री होती है पब्लिक की।
इसीलिए इसको बोला जाता है पब्लिक पार्टिसिपेशन जोन, राइट। यहाँ पे पब्लिक पार्टिसिपेट करता है, यानी कि पब्लिक भी यहाँ पे बाय करना स्टार्ट करता है, तो मार्केट की जो रैली है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होती है। एंड देन जिन लोगों ने बॉटम पे शेयर बाय किया था, जिन लोगों ने ब्रेकआउट पे शेयर बाय किया था, वो टॉप पे जाकर के क्या करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग। जैसे जैसे वो प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करते हैं तो मार्केट से जो प्रेशर, जो लिक्विडिटी मार्केट में पहले थी, अब वो लिक्विडिटी धीरे धीरे क्या होती है, कम होती है, और नई सेल की पोजीशन यहाँ पे क्रिएट होनी स्टार्ट होती है। और जैसे स्टॉक इस सपोर्ट को फिर डाउन साइड में ब्रेक करेगी, तो जब एक स्टॉक बॉटम पे रेंज बाउंड होती है तो उसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन, लेकिन जब वही स्टॉक टॉप पर जाकर के रेंज बाउंड होती है तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी कि सेल करना, बेचना, डिस्ट्रीब्यूट करना, अपने शेयर डिस्ट्रीब्यूट करना, बेच देना। तो डिस्ट्रीब्यूशन जोन एक ऐसा जोन होता है जहां पे शेयर सेल किए जाते हैं, राइट। और जैसे यहाँ पे शेयर सेल किए जाते हैं तो फिर से मार्केट में वहां से हमें एक मंदी दिखाई देती है, एंड जब मार्केट इस सपोर्ट को डाउन साइड में ब्रेक करती है तो उसको बोलते हैं पैनिक सेलिंग, राइट। यहां पे मार्केट पैनिक सेलिंग क्रिएट करती है, एंड देन मार्केट के अंदर यहां से फिर से हमें एक अच्छा खासा मार्केट अपने एक्यूमुलेशन जोन पे आ जाती है। ये मार्केट की होती है, इसको हम लोग बोलते हैं हेट मैप। एक स्टॉक इस तरीके से ही बिहेवियर दिखाएगा, या तो स्टॉक पहले रेंज बाउंड होगा, फिर रैली दिखाएगा, फिर एक स्टॉक टॉप पे जाएगा, फिर वहां पे जो है डिस्ट्रीब्यूशन जोन में चला जाएगा, रेंज बाउंड होगा, फिर नीचे गिरेगा। यही स्टॉक की रैली होती है, इस स्टॉक से ही मूव दिखाएगा, यानी कि एक्यूमुलेशन जोन, रैली, फिर एक्यूमुलेशन, डाउनसाइड ब्रेक किया तो अच्छी बात है, अदरवाइज अगर अपसाइड ब्रेक किया तो रैली। अब यहाँ पे स्विंग काउंटिंग सिस्टम कैलकुलेट की जाती है। स्विंग का मतलब होता है मार्केट के स्विंग तभी वैलिड माने जाते हैं जब वहां पे एटलीस्ट 3 स्विंग बने। अगर वो 4 स्विंग बनता है तो उसको रेक्टेंगल स्विंग बोला जाता है, यानी कि राइट। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ब्रेक कर दिया तो गुड, अदरवाइज अगर अपर साइड ब्रेक कर दिया तो उसको बोलते हैं रेक्टेंगल स्विंग। फोर्थ स्विंग को बोलते हैं रेक्टेंगल स्विंग, थर्ड स्विंग को बोलते हैं मार्केट ट्रेंड। अगर ये थर्ड स्विंग पे अगर नीचे गिर गया तो ये मार्केट की आइडियल स्विंग होती है, जहां से मार्केट में वीकनेस अच्छी आती है। लेकिन थर्ड पे ब्रेक नहीं किया और फोर्थ पे अगर अपर साइड ब्रेक किया तो उसको बोलते हैं रेक्टेंगल स्विंग। तो अगर स्टॉक ने इसको अपर साइड में ब्रेक किया तो इसका मतलब है कि अब जो रैली मार्केट में आएगी वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बड़ी रैली देखने को मिलेगी। तो इस हिसाब से स्टॉक रैली दिखाता है। देन स्टॉक ऊपर गया, फिर इसने इसको डाउन साइड में ब्रेक किया, फिर मार्केट फॉल कर रही है अब यहां से सेम उसी तरीके से जिस तरीके से ऊपर गई थी। तो ये स्टॉक की रैली होती है, इसी तरीके से मार्केट बिहेवियर दिखाएगी। तो जब एक स्टॉक बॉटम पे रेंज बाउंड होगा तो अपर साइड की रैली दिखाएगी, और जब वो टॉप पे जाकर के साइडवेज हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि अब टॉप पे उसको ऊपर जाने का प्रेशर नहीं मिल रहा है, अब मार्केट में वीकनेस दिखाई दे सकती है, राइट। तो ये हमने डिस्कस किया, ये प्राइमरी ट्रेंड जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड को बताती है, बट बीच में जो करेक्शन आ रही है इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ट्रेंड, राइट। एंड ये होता है हमारा डेली फ्लक्चुएशन। देन ऑल इंडाइसेस मस्ट कंफर्म ईच अदर। हर इंडाइसेस को एक दूसरे को क्या करना जरूरी है, कंफर्म करना जरूरी है, राइट। ऑल इंडाइसेस मस्ट कंफर्म ईच अदर। इसका मतलब यह है कि अगर निफ्टी का प्राइस ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। जैसे ये स्टेटमेंट क्यों दी गई, जब चार्ल्स एच डाउ ने डीजेआई और डीजेटीए को जब उन्होंने कंपेयर किया तो उनका कहना था कि दोनों के अंदर बिहेवियर सेम आना चाहिए था। लेकिन जब इनवर्स आया तो उन्होंने ये प्रिंसिपल लिखा कि ऑल इंडाइसेस मस्ट कंफर्म ईच अदर। अगर ये दोनों एक दूसरे को कंफर्म करेंगे तो इसका मतलब है क्या है कि अब जीडीपी में जो रैली आएगी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, कन्विक्शनल आएगी। लेकिन अगर इन दोनों में से एक वीकनेस दिखा रहा है और एक कन्विक्शन दिखा रहा है तो फिर रैली स्ट्रांग नहीं आएगी। उनका कहना था कि जब हम निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी 50 इज द ग्रुप ऑफ 1700 प्लस कंपनीज। इन 1700 कंपनीज को हमने इनके मार्केट कैप, यानी कि हमने इन 1700 कंपनी को इनके पैसे के हिसाब से डिवाइड कर दिया। जैसे हमारी क्लास में जब हम लोग 12th क्लास में थे, 11th क्लास में थे, तो हमारी क्लास में टोटल 30 बच्चे थे या 40 बच्चे थे। उसमें से कुछ थे जो बहुत पैसे वाले थे, राइट, कुछ थे जो मीडियम थे और कुछ थे जो बहुत कम थे। तो जो बहुत कम वाले थे वो हम थे, यानी कि स्मॉल कैप। हमसे जो ऊपर थे वो आप थे, यानी कि मिड कैप। और आपसे भी जो ऊपर थे वो थे अंबानी के बेटे।
लार्ज कैप, राइट। अब ये जो लार्ज कैप्स कंपनीज होती हैं, लार्ज कैप कंपनीज को आपने समटाइम सुना होगा कि मार्केट में बोला जाता है कि भाई ब्लू चिप स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करो। ये ब्लू चिप स्टॉक को ही लार्ज कैप स्टॉक बोला जाता है, राइट। जितनी भी ब्लू चिप कंपनीज होती है वो सारी की सारी लार्ज कैप होती है। तो ये होती है हमारी ब्लू चिप स्टॉक्स, ठीक है। समझ में आ रहा है ब्लू चिप क्या होते हैं? इन ब्लू चिप स्टॉक्स को, इसको आप लार्ज कैप बोलो या निफ्टी 50 बोलो, क्योंकि निफ्टी 50 में जो 50 कंपनीज होती हैं सारी की सारी किसकी होती हैं? लार्ज कैप की ही होती है। ब्लू चिप लार्ज कैप को ही बोला जाता है। और निफ्टी 50 में जो 50 कंपनीज होती हैं वो सारी की सारी ब्लू चिप स्टॉक्स होती है, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि लार्ज कैप के अंदर निफ्टी में जो 50 कंपनी किसकी है? लार्ज कैप की है, तो इसीलिए लार्ज कैप को निफ्टी 50 भी बोला जाता है। तो मार्केट कहती है कि अगर मिड कैप पॉजिटिव है और स्मॉल कैप पॉजिटिव है और निफ्टी 50 भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि सपोर्टिव है। तो निफ्टी का सपोर्टिव इंडेक्स कौन सा हुआ? मिड कैप और स्मॉल कैप। बट इफ स्मॉल कैप इज डाउन, मिड कैप इज डाउन एंड निफ्टी 50 इज पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या है कि इसको हम लोग बोलेंगे डाइवर्जेंस। जब इंडेक्स और उसके सपोर्टिव इंडेक्स के बीच में इनवर्स रिलेशन दिखाई दे तो उसको क्या बोला जाता है? डाइवर्जेंस, राइट। ये होते कौन से स्मॉल कैप मिड कैप आते हैं in Indian market? We apply and compare the other indices. We have to compare CNX Nifty along with this CNX mid cap and CNX small cap. निफ्टी 50 को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? CNX। CNX का मतलब क्या होता है? C मींस क्रिसिल नेशनल एक्सचेंज, यानी कि आप इसको निफ्टी 50 बोलो या क्रिसिल बोलो, बात एक ही है, राइट। तो इसको हम लोग सीनेक्स मिड कैप और सीनेक्स स्मॉल कैप भी बोलते हैं। तो यानी कि मार्केट कहती है कि हमें, जैसे इन इंडियन मार्केट जैसे हम डीजेटीए और डीजेआईए और डीजेटीए को कंपेयर कर देते, उसी तरीके से हमें निफ्टी 50 को अलोंग विद निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। तो ब्लू चिप भी बोल सकते हैं। देखो निफ्टी 50, अब जैसे आपका नाम है सुशांत, घर का नाम कुछ और होगा, राइट। लेट्स सपोज घर पे आपको लोग बुलाते होंगे सुस, या पापा आपको बोलते होंगे सुसु, जो भी है, राइट। तो नाम तो एक ही है ना। तो सेम उसी तरीके से निफ्टी 50 को हम लोग सीनेक्स के नाम से भी जानते हैं, निफ्टी 50 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो मार्केट कहती है कि निफ्टी को आपको निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप के साथ कंपेयर करना है। दिस इंडेक्स मस्ट कंफर्म ईच अदर। ये तीनों इंडेक्स एक दूसरे को क्या करने चाहिए? कंफर्म करने चाहिए। यानी कि अगर निफ्टी मिड कैप पॉजिटिव है, निफ्टी स्मॉल कैप भी पॉजिटिव है, तो निफ्टी 50 भी पॉजिटिव होगी, होनी नहीं चाहिए, होगी। लेकिन निफ्टी मिड कैप जो है वो डाउन है, निफ्टी मिड कैप भी डाउन है, और फिर भी निफ्टी 50 ऊपर है, तो इसका मतलब क्या है कि ये मार्केट में एनी डाइवर्जेंस अमॉन्ग द इंडेक्स मस्ट बी कंसिडर्ड एज रेड फ्लैग। यानी कि अगर आपको दिखाई दे कि मिड कैप और स्मॉल कैप डाउन और निफ्टी 50 पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक डाइवर्जेंस है कि मार्केट यहां से अब फॉल कर सकती है। समझ में है, राइट। तो जैसे यहां पे हमने एक एग्जांपल लिया, ये हमारे पास निफ्टी 50 है, ये ब्लू हमारे पास मिड कैप और ऑरेंज हमारे पास स्मॉल कैप। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो निफ्टी 50 क्या है? ऊपर जा रही है, बट सेम टाइम पे निफ्टी मिड कैप क्या है? और निफ्टी स्मॉल कैप भी क्या है? नेगेटिव है। तो मार्केट कहती है कि भाई इन तीनों को एक दूसरे को आपस में कंफर्म करना पड़ेगा। अगर आप इन तीनों को कंपेयर करते हो, जैसे हम जब यहाँ पे जाएंगे चार्ट पे, तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो यहाँ पे ध्यान दो, तो मैंने यहाँ पे लिखा निफ्टी 50, तो देखो ये निफ्टी 50 का चार्ट आ गया, ठीक है। लेकिन अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ निफ्टी मिड कैप, तो देखो निफ्टी मिड कैप 100 आ गया, राइट। अब निफ्टी मिड कैप 100 भी क्या है? सेम उसी तरीके से नेगेटिव। फिर मैं क्या देखूंगा? निफ्टी स्मॉल कैप, ये इंडेक्स के नाम है। अब यहाँ पे आ गया देखो निफ्टी स्मॉल कैप 100, राइट। निफ्टी स्मॉल कैप 100 भी सेम उसी तरीके से नीचे है, राइट। यानी कि अगर निफ्टी मिड कैप, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूं निफ्टी लार्ज कैप, तो लार्ज कैप के नाम से कोई भी
नहीं, सेक्टर नहीं आएगा, क्योंकि लार्ज कैप को ही निफ्टी 50 बोला जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम उन सर तीनों ये इंडेक्स को निफ्टी किसको बोला जाता है गुरुजी? देखो, चलो समझ लो दोबारा। इंडिया में दो सबसे बड़े लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज है, पहला BS एनएससी और बीएससी। एनएससी को हम लोग नेशनल स्टॉक यानी कि एनएससी को हम लोग निफ्टी 50 के नाम से जानते हैं, और बीएससी को हम लोग सेंसेक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, निफ्टी 50 को हम लोग डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर CNX के नाम से जानते हैं, लार्ज कैप के नाम से जानते हैं, स्मॉल कैप मिडिल और SGX के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस निफ्टी के ही ये अलग अलग नाम है, राइट। निफ्टी 1700 कंपनीज का एक ग्रुप है, जहां पे कंपनीज आईपीओ के थ्रू आती भी है, और जो कंपनी बेकार होती है उनको डिलिस्ट भी किया जाता है। इन 1700 कंपनीज को हमने इनके मार्केट कैप के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। स्मॉल कैप वो कंपनीज होती है जिनका मार्केट कैप 5000 करोड़ से लेकर के लेस मोर देन 5000 करोड़ हो, उनको स्मॉल कैप बोला जाता है। जिस कंपनी का मार्केट कैप 5000 करोड़ से लेकर के 20,000 करोड़ के बीच में होता है उसको मिड कैप, और जिस कंपनी का मार्केट कैप मोर देन 20,000 करोड़ होता है उनको लार्ज कैप में डाला जाता है। फिर इन कंपनीज को हमने इनके सेक्टर के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये जो 1700 कंपनीज है वो अलग अलग सेक्टर की कंपनी होती है। अभी तो हमने इनको पैसे के हिसाब से डिवाइड किया, अब ऑब्वियस सी बात है 1700 कंपनी कोई आईटी सेक्टर की है, कोई बैंकिंग की है, कोई फार्मा की है, तो हमने इनके सेक्टर के हिसाब से डिवाइड किया, ऑटो, बैंक, आईटी, राइट। तो जैसे अब यहाँ पे इन 1700 कंपनी के बिहेवियर को ये इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस इंडेक्स का क्या नाम है? निफ्टी। और निफ्टी का भी भाव क्या चल रहा है? 18,200। तो निफ्टी एक इंडेक्स है, और इस इंडेक्स का क्या नाम है? निफ्टी 50। तो उसी तरीके से ये ऑटो जो है, ऑटो में भी तो इन 1700 में से मान लेते हैं भाई 300 कंपनी ऑटो में आती है, बैंक के अंदर 400 कंपनी आती है, आईटी के अंदर 70 कंपनी आती है। तो ये 300 कंपनी के बिहेवियर को भी तो ये ऑटो सेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं इसको निफ्टी ऑटो बोल सकता हूं, इसको मैं निफ्टी बैंक, और इसको मैं निफ्टी आईटी बोल सकता हूं, राइट। तो उसी तरीके से हम जिस तरीके से अब अभी हमने क्या समझा कि अगर मुझे निफ्टी पे ट्रेड करना है, तो निफ्टी पे ट्रेड करने के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा कि अभी 1700 कंपनीज में से कुछ कंपनीज लार्ज कैप में है, कुछ कंपनीज मिड कैप में, और कुछ कंपनीज स्मॉल कैप में है। तो मेजॉरिटी ऑफ जो कंपनीज होती है वो स्मॉल कैप और मिड कैप में होती है। इसीलिए मार्केट कहती है कि मिड कैप स्मॉल कैप के साथ आपको निफ्टी को कंपेयर करना है, राइट। अगर ये दोनों पॉजिटिव है और फिर निफ्टी 50 भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि जो रैली मार्केट में आएगी वो कन्विक्शनल रैली होगी, राइट। नाउ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? अगर मान लेते हैं दो एटलीस्ट सपोर्टिव होनी चाहिए, राइट। हमेशा निफ्टी के साथ मिड कैप सपोर्टिव होना चाहिए, ठीक है। नाउ वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द प्राइस मूवमेंट। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तभी प्राइस क्या होना चाहिए? जैसे हमने एक उस दुकान का एग्जांपल लिया था कि दुकान वाला प्राइस बढ़ाता जा रहा है अपने पेन की, लेकिन डिमांड है ही नहीं मार्केट में। तो इसका मतलब क्या है कि जिस स्पीड से पेन का प्राइस बढ़ा रहा है उसी स्पीड से उसको पेन का प्राइस गिराना भी पड़ेगा, राइट। क्योंकि उसका जो प्राइस बढ़ रहा है उसमें कोई बेस नहीं है, वो बस बढ़ाते जा रहा है प्राइस। एक दुकान वाला इसलिए प्राइस बढ़ा रहा है क्योंकि डिमांड भी बढ़ रही है। तो डिमांड के हिसाब से अगर प्राइस बढ़े तो कन्विक्शन है। तो इसलिए मार्केट कहते हैं कि कभी भी मार्केट में जब हम ट्रेड करते हैं तो हमें वॉल्यूम इंडिकेटर्स को देखना भी जरूरी होता है, राइट। इंडिकेटर, वॉल्यूम इंडिकेटर्स बेसिकली आपको ये बताते हैं कि जो प्राइस मार्केट में आता है, इसीलिए पहले इंडिकेटर्स बनते हैं फिर प्राइस बनता है। तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है वो किसको दी जाती है? इंडिकेटर को। अरे भाई वॉल्यूम आएगा तभी तो प्राइस आएगा ना, वॉल्यूम है ही नहीं तो डिमांड किस चीज की है? अगर वॉल्यूम आ रहा है, डिमांड आ रही, तभी तो प्राइस बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। अगर वॉल्यूम ही नहीं होगा तो प्राइस भी नहीं होगा। तो वॉल्यूम से प्राइस बनता है, ना कि प्राइस से वॉल्यूम बनता है, राइट। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्राइस भी क्या होगा? इंक्रीज। तो इसीलिए वॉल्यूम को बोला जाता है लीडिंग या लैगिंग।
और प्राइस एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। तो अगर प्राइस वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्राइस इंक्रीज होगा, तो वॉल्यूम मस्ट कंफर्म अलोंग विद द प्राइस। वॉल्यूम को प्राइस के साथ कंफर्म करना जरूरी है, राइट। द ट्रेंड शुड बी सपोर्टेड बाय वॉल्यूम। जब जब मार्केट नीचे आती है, मार्केट को टच करके रिवर्स ले जाती है, टच करके रिवर्स हो जाती है, टच करके रिवर्स ले जाती है, टच करके रिवर्स ले जाती है। क्यों? क्योंकि मार्केट में जब जब मार्केट बॉटम पे आती है तो यहाँ पे बाइंग का प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और जब जब बाइंग का प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पा रही, यानी कि जो बाइंग का प्रेशर है मार्केट में वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, राइट। सो सी, अब देखो यहाँ पे देखो, अगर हम देखेंगे तो चलो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे हमने एग्जांपल लिए हुए हैं, ये यहाँ पे बहुत सारे कैंडल्स हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया कि प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो वॉल्यूम्स भी अगर आप देखोगे तो देखो जो ग्रीन वॉल्यूम्स बन रहे हैं यहाँ पे, ये देखो इस तरीके से जो ग्रीन वॉल्यूम्स बन रहे हैं, ये ग्रीन वॉल्यूम्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन एक पॉइंट पे जाकर के जब प्राइस और इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे वॉल्यूम्स क्या हो रहे हैं, ग्रीन वॉल्यूम्स गिरते जा रहे हैं। ग्रीन वॉल्यूम का मतलब होता है बायर का वॉल्यूम, तो बायर का वॉल्यूम धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बट फिर भी प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट को वो वॉल्यूम नहीं मिल रहा है जो मार्केट को चाहिए। एंड देन किसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, यहां से सेलिंग का। तो अगर सेलिंग का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्राइस क्या करेगा, फॉल करेगा, यानी कि सेलिंग का प्रेशर अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में डिटोरिएशन यानी कि वीकनेस दिखाई देगी, राइट। तो ये तो सिर्फ हमारे पास क्या सिर्फ इस वॉल्यूम को देख करके ट्रेड किया जाता नहीं, वॉल्यूम के हमारे पास डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं जिनको मार्केट में हम लोग रीड करेंगे, राइट। देन मार्केट मूव, जैसे हमने डिस्कस किया था कि जैसे एक्यूमुलेशन फेज होता है, एक्यूमुलेशन फेज कौन सा फेज होता है, जहां पे स्टॉक रेंज करता है, एक रेंज के अंदर होता है, और रेंज को ब्रेक करने के बाद रैली आती है, उसी को बोला जाता है मार्केट में रिमेन साइडवेज फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर अ गुड मूव, राइट। किसी भी रैली को आने से पहले मार्केट क्या करती है, एक रेंज के अंदर होती है, और जब वो उस रेंज को ब्रेक करेगी तो मार्केट में क्या दिखाई देगा, रैली दिखाई देगी, राइट। तो कोई भी स्टॉक अगर वो एक बड़ी रैली से अगर एक रेंज के अंदर चल रही है तो इसका मतलब क्या है कि जो कन्विक्शन जो मार्केट के अंदर दिखाई देगी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, राइट। नाउ क्लोजिंग प्राइस इज द बॉस। क्लोजिंग प्राइस का मतलब क्या होता है कि मार्केट में एक स्टॉक, अब जैसे अभी हमने निफ्टी का प्राइस देखा था, निफ्टी पे हमने एक सपोर्ट ड्रॉ किया था 29 पे, क्यों, क्योंकि मेरे हिसाब से 29 एक स्ट्रॉन्ग जोन था कि 29 के नीचे जाएगी तो मंदी है, लेकिन प्राइस ने 27 का लो लगाया लेकिन क्लोजिंग नहीं दी 29 के नीचे। अभी हमने देखा था ना कि भाई जैसे ध्यान देंगे, सॉरी, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो देखो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी थी 29 पे, ठीक है। हम लोग 3 मिनट की कैंडल देख रहे हैं, यानी कि हर कैंडल को बनने में कितने मिनट का टाइम लगेगा, 3 मिनट्स का, एक सेकेंड, राइट। तो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो देखो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने क्या किया कि मैंने यहाँ पे 29 पे एक सपोर्ट बनाया, लेकिन स्टॉक ने लो क्या लगाया 27 का, और 27 का लो लगाया और फिर मार्केट ऊपर चली गई। अगर इसने क्लोजिंग इसके नीचे दी होती तो इसका मतलब क्या था कि वीकनेस स्टार्ट हो जाती मार्केट में, लेकिन उसने इसको टच किया लेकिन क्लोजिंग नहीं दी और फिर वहां से ये ऊपर चला गया। नहीं समझ में आ रहा, क्लोजिंग किसी को क्लोजिंग का मतलब होता है, जैसे ध्यान दो, एक टॉपिक बेसिकली आगे के हैं बट फिर भी समझते हैं। बेसिकली हमारे पास 2 टाइप की कैंडल्स होती है, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल बताती है कि मार्केट जो है वो नीचे ओपन हुई और ऊपर जाकर के बंद हुई। रेड कैंडल बताती है कि मार्केट ऊपर ओपन हुई और नीचे जाकर के बंद हुई, राइट ना। ग्रीन कैंडल बताती है कि आज मार्केट ओपन हुई, ओपन होने के बाद स्टॉक ने एक लो लगाया, लेकिन लो से पूरी की पूरी मार्केट रिवर्स हो गई, स्टॉक ने एक हाई बनाया लेकिन हाई पे सस्टेन ना होकर के थोड़ा सा नीचे आकर के स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग दे दी और ये इस तरीके से बना। तो ग्रीन कैंडल नीचे ओपन होती है और ऊपर जाकर के क्लोज होती है, रेड कैंडल ऊपर ओपन होती है और नीचे जाकर के क्लोज होती है। इसमें ओपन यहां पे हुआ
क्लोज यहाँ पे हुआ, लेकिन ये जो नीचे गिरा तो इसने यहाँ पे क्या लगाया, लो, लो लगाया। और ऊपर गया तो इसने यहाँ पे क्या हाई। बनाया, हाई। तो हमने कभी क्या टर्म यूज किया कि मैंने अभी एक लाइन ड्रॉ करी थी 29 पे, स्टॉक ने लो लगाया 27 पे, लेकिन क्लोजिंग इसने कहां जाकर के दी, ऊपर, इस लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं दी ना। तो जो बॉडी होती है कैंडल की, ये होती है बॉडी और ये होती है शेडो। तो बॉडी जो है वो क्लोजिंग प्राइस को बताती है। अगर इस बॉडी ने इस लाइन के नीचे क्लोजिंग दे दी होती तो मंदी थी, लेकिन नीचे क्लोजिंग नहीं दी तो मंदी नहीं है। नहीं है। समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, राइट, ठीक है। देखेंगे अब, जैसे यहाँ पे देखो जो कैंडल्स बन रही है, जैसे यहाँ पे अभी एक रेड कैंडल बन रही है, तो ये देखो ये ऊपर नीचे हो रही है, राइट। अब ये क्लोज नहीं हुई, क्लोज कब होगी, 37 सेकंड्स के बाद। 37 सेकंड्स के बाद ही हमें पता चल जाएगा कि इसने क्लोजिंग कहां पे दी है। अभी इसकी क्लोजिंग कहीं पे भी नहीं आई है, राइट। तो इसीलिए मार्केट में ट्रेड करने के लिए हमें सबसे पहले क्लोजिंग प्राइस को समझना जरूरी होता है। हम कैंडल का क्लोजिंग प्राइस देखते हैं। हाँ, हम कैंडल का क्लोजिंग प्राइस देखते हैं कि भाई मार्केट की जो जो कैंडल बन रही है मार्केट में, वो कैंडल कहाँ पे बन रही है, राइट, क्लोज हुई है। कहाँ पे क्लोज हुई है। और अगर उसकी क्लोजिंग प्राइस आ गई तो फिर हमारे पास कंफर्मेशन आ जाएगा। जैसे अभी देखो, अब अभी ये 4 सेकंड बचे हैं, 3 2 1 क्लोज। अब ये यहाँ पे बंद हुई और देखो अगली कैंडल ओपन हो गई, ठीक है। तो ये जो बीच में ये इसकी बॉडी है, यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद अब ये ऊपर जा रहा है, यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो यानी कि अगर इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, अब मेरे अकॉर्डिंग लेट्स से कि ये इसका एक रेजिस्टेंस है, अगर उसने 52 के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में रैली है। क्या क्लोजिंग मतलब क्या, ये जो बॉडी बन रही है अभी, ये बॉडी बनते 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 इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो रैली। लेकिन इसने देखो किस तरीके से बनाया है यहाँ पे कैंडल, मैं आपको दिखाता हूं कुछ। अगर उसने इस तरीके की बॉडी बना दी, इस तरीके की बॉडी बना के उसने अगर इस तरीके से क्लोजिंग दे दी, राइट, तो इसका मतलब यह है कि रैली मार्केट में स्ट्रांग है, अब यहां से तेजी आएगी। लेकिन देखो इसने क्या किया, ऊपर गया, इसने हाई बनाया, लेकिन हाई तो ये बनाया, लेकिन क्लोजिंग उसने, हाई इसने ये बनाया लेकिन क्लोजिंग उसने नीचे आकर के यहाँ पे दे दी, और ये इस तरीके से बना। तो क्लोजिंग प्राइस आ गई है क्या, नहीं सर। नहीं, क्लोजिंग प्राइस अभी तक नहीं है। स्टॉक ने हाई बनाया लेकिन क्लोजिंग नीचे आकर के थी। समझ में आया क्या कह रहा हूँ, राइट। आएंगे टॉपिक आएंगे तो समझेंगे उसको। तो इसीलिए मार्केट कहती है कि भाई कभी भी अगर ट्रेड करोगे, द क्लोजिंग प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल एज इट रिप्रेजेंट द फाइनल इवैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक ड्यूरिंग द डे। पूरे दिन स्टॉक ने क्या किया ये आपको कब पता चलेगा, जब उसका क्लोजिंग प्राइस आ जाएगा। तो क्लोजिंग प्राइस से आपको मार्केट के एक्चुअल बिहेवियर के बारे में समझ में आता है कि क्लोजिंग प्राइस को किस तरीके से मार्केट में रीड किया जाता है। क्लोजिंग प्राइस आने के बाद आप किसी भी टूल को यूज करके ट्रेड करना चाहो तो आप कर सकते हो। जब तक क्लोजिंग प्राइस नहीं आएगा मार्केट में सही ट्रेड और सही एंट्री प्लान नहीं कर सकते, राइट। अब यहां से दो कॉन्सेप्ट आते हैं। पहला टेंडेंसी एंड दूसरा स्टॉप लॉस। ये दोनों कॉन्सेप्ट ट्रेंडलाइन के कॉन्सेप्ट हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि स्टॉप लॉस कैसे प्लेस किया जाता है और टेंडेंसी कैसे फिगर आउट की जाती है। ये दोनों हम ट्रेंडलाइन में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो डाउ थ्योरी है वो कंप्लीट होता है। तो डाउ थ्योरी ने जस्ट आपको एक ये बताया कि ट्रेड करने से पहले मार्केट के ट्रेंड को देखना जरूरी है। अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि मार्केट का ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बुलिश है, तो आप जो भी ट्रेड इनिशिएट करोगे वो बुलिश की बनाओगे, बेरिश की नहीं बनाओगे, पहला। दूसरा, मार्केट में तीन ही टाइप के ट्रेंड है, तो आपको एनालिसिस इस तरीके से करना है कि इन तीनों टाइप के ट्रेंड में आप किस तरीके से ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। आपको हमेशा ट्रेड करने के लिए पास्ट डेटा को यूज करना है। अगर कोई भी अच्छा ट्रेड लेना चाहते हो तो आपको उसके लिए बाकी फैक्टर को भी देखना जरूरी है। आपने बाकी सपोर्टिव पैरामीटर को देखना जरूरी है। अब उस सपोर्टिव इंडेक्स के अंदर इंडिकेटर्स भी आते हैं, ऑसिलेटर्स भी आते हैं, प्राइस एक्शंस भी आते हैं। आपने वॉल्यूम्स को भी ध्यान में रखना है कि भाई वॉल्यूम्स जो है वो प्राइस को सपोर्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, राइट। मार्केट में क्लोजिंग प्राइस आई है कि नहीं आई है, क्या मार्केट पिछले बड़े समय से एक रेंज को ब्रेक किया है कि नहीं किया है।
तो बहुत सारे फैक्टर को एनालाइज करने के बाद मार्केट में आप एक सही ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। अब इन सबको करने के लिए हमें क्या समझना जरूरी है कि भाई चार्ट्स क्या होते हैं और चार्ट्स बनते कैसे और कितने टाइप के चार्ट्स हमारे पास होते हैं, राइट। तो अब नेक्स्ट क्लास से हमारा जो टेक्निकल का जो टॉपिक है वो स्टार्ट होगा और नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली क्या है एंड इसको यूज किस तरीके से किया जाता है। अब यहां से आपका जो इंटायर जो मॉड्यूल है वो नियरली 1.5 मंथ का मॉड्यूल है, जहां पे नेक्स्ट क्लास से जो भी क्लास ज्वाइन करेंगे आप सभी के पास आपका नोटबुक होना चाहिए। कोई भी क्लास में बिना नोटबुक नहीं बैठेगा एंड कोशिश करके अगर लैपटॉप है तो प्लीज ले करके आए, राइट। सो थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे, सी यू नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर।